नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वासुदेव कामत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। नमस्कार। तो मैं थोड़ा सा सर का परिचय देना चाहूंगा। सर अभी हाल फिलहाल एट प्रेजेंट सर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है संस्कार भारती के, और साथ ही साथ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ग्रुप के। और सर IGNCA में एडवाइजरी बोर्ड में है, और दूसरा चेयरमैन है रॉक आर्ट डिपार्टमेंट IGNCA के। तो सर, हम पहले तो एक सवाल जो हम सभी से पूछते हैं कि उनकी आर्ट जर्नी एक डिफरेंट फेज में इस फील्ड में आई। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई, और आप इस क्षेत्र में कैसे आए? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग है सबकी जर्नी। तो ज्यादातर जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ कि छोड़ दीजिए, क्या करना है इसको, क्योंकि मुझे बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार लिखा जा चुका है। पर हम जानना चाहेंगे सर, और हमारे दर्शक भी। अंडरस्टैंड। बात ऐसी है कि मेरा जन्म कर्नाटक का है। ओके। कारकल नाम का छोटा सा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ। और मैं 1 साल का था तब माता पिता मुंबई में शिफ्ट हुए, तो बोरिवली में रहते थे हम। तब से आज तक मैं मुंबई में हूँ। और 2 2.5 साल का था तब से मुझे चित्रकला में रुचि है, ऐसे मेरे माता पिता मेरे पड़ोसी कहा करते थे। चाल में रहते थे हम। और ज्यादातर बच्चे जब रोते हैं तो उसको कुछ टॉफी देते हैं, या गोली खाने के लिए देते हैं, या कुछ ऐसा खाने की चीज देते हैं, तो या उसको खिलौना देने के बाद खुश होता है। तो उन्होंने देखा था कि इसको चौक का टुकड़ा दिया जाए या कोयले हाँ। का टुकड़ा दिया जाए तो वो खुश होता है। और घंटों फिर मैं दीवार के ऊपर जमीन के ऊपर कुछ लंबी लंबी रेखाएं खींचकर उसको वर्टिकल लाइन से खड़ी लाइन से विभाग करते हुए, कुछ पहिए दिखाए हुए मैं गाड़ी मोटर ऐसे बनाते थे। ऐसे चित्र मैं बनाता था। तो पड़ोस वाले भी और सभी इस बात से खुश होते थे कि अरे इसके बाएं हाथ में, मैं आई एम लेफ्टी, ओके। लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, लेफ्टी हूँ। और इसके हैंड में कला है। तो उसको प्रोत्साहन, मतलब अल्फाबेट्स जिसको बोलते हैं वो पढ़ाई के पहले से ही मैं चित्र निकालना दीवारों के ऊपर जमीन पर शुरू किया था। ओके। तो यहाँ से जर्नी चालू हुई। और स्कूल में भी फिर भी अल्फाबेट सीखते समय तो पुस्तक में जैसे अ मतलब अनानास, क मतलब कमल, तो ये चित्र भी रहता था, तो मैं अक्षरों के साथ चित्र भी निकालता था। ओके। तो उस समय मास्टर भी बोलते थे, अरे तुमको चित्र भी किसने नहीं, इन्होंने दिखाया तो हमने भी बनाना चाहिए ना। तब मेरे माता पिता को बुलाकर उन्होंने बताया कि इसको चित्रकला में भी रुचि है, क्योंकि वो अल्फाबेट के साथ उसके साइड में जो चित्र रहता है, इलस्ट्रेशन रहता है, उसको भी कॉपी कर रहा है। तो ये बात यहाँ से शुरू हुई। ओके। तो कब से शुरू हुई पता नहीं, लेकिन मैं रेलगाड़ी के चित्र निकालता था, ये मुझे आज भी याद है। स्कूल टाइम में। मतलब हाँ, ज्यादातर बच्चों को स्कूल की यादें रहती है, जी जी। लेकिन मैं माँ के गोद में उठा के मुझे लेके जाते थे इधर उधर, उतनी पुरानी मेरी यादें हैं। मेमोरीज हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर पहले ये चीज कहाँ रखी थी वो पता नहीं रहता है। ओके। बिल्कुल। अच्छा, तो स्कूल बचपन में की। कोई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने आपको और प्रोत्साहित किया, जिनका आप नाम लेना हाँ, चाहें? जी जी, मतलब महाजन सर बोल के हमारे चित्रकला के शिक्षक थे जी। स्कूल में। और वो जिनका चित्र अच्छा है, जो चित्र नहीं निकाल सकता उससे भी बहुत प्यार करते थे। और चित्र कोई निकालना नहीं चाहता है, मुझे नहीं जमता है इस प्रकार का हो, तो उसके मन में वो ऊर्जा जगाते थे। ओके। उसको उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के चित्रकला के लिए समर्पित किया किया ओके। था। तो और उन्होंने मुझ पर बहुत प्यार किया। जी। और स्कूल के अलावा
नाना अभ्यंकर नाम के एक गुरुजी थे, कि जो व्यावसायिक दृष्टि से वो ज्योतिषी थे, हम्म। लेकिन वो बहुत अच्छे पुतले बनाते थे, उनका रेखांकन बहुत अच्छा रहता था। तो स्कूल के अतिरिक्त समय से उनके जीवन के अंत तक, मैं कॉलेज होने के पश्चात भी, मुझे वो हमेशा गाइड करते थे। मैं हर एक कोई मेरे चित्र हो, रेखांकन हो, उनको दिखाया करता था। ओके। और उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार मुझे पर किए। ऐसे फिर आर्ट स्कूल में जाने के बाद तो हर एक प्रोफेसर ने हमारे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किया। कौन थे सर उस भग- समय आपके आर्ट स्कूल में, आर्ट आ, कॉलेज में? मैं जब पढ़ रहा था तो शंकर पलशीकर हमारे डीन थे। ओके। पलसीकर सर। आ, हाँ, पलशीकर सर थे। और उसके पश्चात सोलापुरकर सर थे। फिर प्रभाकर कोलते सर जो हैं, वो मुझे 3 साल उन्होंने पढ़ाया है। ओके। फिर मृगाम जोशी थे, लवाटे सर बोल के थे, सुधाकर लवाटे सर। ऐसे बहुत से शिक्षक थे। और हमारा उस समय जो भाग्यवान इसीलिए है कि फाउंडेशन से लेकर डिप्लोमा तक 5 साल हुए, तो भी हाँ, ये शिक्षक सिर्फ इसी क्लास के लिए ऐसा कभी नहीं रहता था। बिल्कुल। एक बार जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एंट्री की, तो हर एक क्लास के टीचर कभी भी मिलते हैं, कभी भी दिखा उनको चित्र बताते हैं। और उस समय कौन सा विद्यार्थी किस विषय में, किस शैली में पारंगत है, उसके अनुसार, उसके कुवत के अनुसार उसको मार्गदर्शन भी करते थे। तो ओके। ये बहुत हमारा समय उस बहुत समय अच्छा का रहा। एक एटमॉस्फेयर ही अलग रहा होगा ना, वातावरण वहाँ कॉलेज का। जी 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 जी। आज भी उस स्कूल में जाते हैं तो अपनी आयु घट जाती है, और लगता बिल्कुल। है कि आप यहाँ आर्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक कोने, एक एक दीवारें, अपने इजल्स, वो ऐसे लगते हैं कि आज भी अपने हैं। उस समय भी मतलब 1857 से आर्ट स्कूल है, तो एक प्रकार का ऐसे कुतूहल रहता था कि आज मैं इस इजल पे काम कर रहा हूँ आर्ट स्कूल पे, या इस डोंकी बोलते हैं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, न जाने इसके ऊपर कौन कौन कलाकार कितने लोगों ने बैठे काम। हुए हैं, किस प्रकार का बिल्कुल। काम कर। तो ये एक भाव जो था ना, एक पवित्र भाव मन में जाग उठता था, वो आज भी वहाँ बिल्डिंग में प्रवेश करते तो भाव आता ही है। बिल्कुल सर, आपके पास तो वो यादें हैं, पर हमने जब इंदौर कॉलेज में पढ़ा, आज मैं थोड़े दिन पहले उस बिल्डिंग की दुर्दशा देखा। बिल्डिंग गिर गई है। और वो शायद हाँ हाँ। वीडियो आपने भी देखा होगा, इंदौर कॉलेज का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है, जी पुराना जी जो जी। कॉलेज था। तो ये सब हाँ। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जिस स्थिति में वहाँ का कॉलेज है, वो तो ये दुखद है, क्योंकि वहां से इतने बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, और अब वो स्थिति बहुत बुरी है वहाँ की। कौन सा आर्ट स्कूल सुखी है, वो मुझे जरा वो तो मालूमात बिल्कुल। लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई भी देश का या प्रदेश का संस्कृति से ही उसकी नाम हमेशा जाना जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम कॉलेज के बाद का थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप। जब मेरी पढ़ाई हो रही थी उसके जी। पहले, मतलब उस समय हमारे एसएससी जो जो सेकेंडरी स्कूल बोर्ड जो रहता था, जी। वो 11वीं का रहता था। अभी जैसे 10+2+3 ओके। होता है, हाँ तो हाँ। उस समय 11th के बाद कॉलेज में जाते थे। तो आर्ट स्कूल में एंट्री जो हमें मिली, तो वो 11वीं पास होने के पश्चात मिली थी। और इंटरमीडिएट होता था तब? हाँ। सॉरी। इंटरमीडिएट होता था? हाँ, मतलब एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम जो थी वो मैंने दी थी, जो ओके। स्कूल में हम। और उसके पश्चात डायरेक्ट हमारा नया कोर्स था, न्यू हम्म। कोर्स के तीसरी बैच थी हमारी वो। ओके। मतलब जो फाउंडेशन, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस और डिप्लोमा, इस प्रकार का जो रहता था। तो हाँ हाँ। ये 5 साल का कोर्स जो है वो न्यू कोर्स एज होता था। तो ये हम तीसरी बैच में थे उस समय। ओके। और मैंने, मेरे दोनों शिक्षकों ने, मतलब जो स्कूल में टीचर थे महाजन सर, जी। और मेरे स्कूल के अलावा जो मार्गदर्शक गुरु रहे, उन्होंने बहुत बार इंसिस्ट करके बता के रखा था, कुछ भी हो आपको कमर्शियल नहीं जाना है, आपको फाइन आर्ट में, पेंटिंग में जाना है। ओके। ये इतना
बता के रखा था, तो मैं पेंटिंग में ही एडमिशन ले लिया। नहीं तो फाउंडेशन में अच्छे मार्क मिलते तो हर कोई वो अप्लाइड आर्ट अप्लाइड में के चले लिए जाते जाते थे। लेकिन मैं फाउंडेशन में ही फर्स्ट क्लास थर्ड आया था। ओके। तो मैंने पेंटिंग में ही एडमिशन ली थी। हाँ हाँ। और पेंटिंग के डिप्लोमा में भी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन था वो ओके। लास्ट ईयर में। तो वो हाँ हाँ। शिक्षा पूरी हुई। और उसके पश्चात जो अनुभूति हुई वो बहुत अलग 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 प्रकार की है। ओके। मतलब उस समय मेरे हाथ में गोल्ड मेडल था। वाह। उस समय मेरा रिजल्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन था। और मुझे याद है कि जब सेंड ऑफ होता है तो जी। सेंड ऑफ में मैंने प्रश्न पूछा था कि ओके। सर, क्योंकि मेरे पीछे मैं सबसे बड़ा था भाई बहन में, और मेरे पीछे और पांच भाई बहन थे। मतलब हम ओके। पांच नहीं, छह टोटल, हम सात लोग बात। थे भाई। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। माता पिता ने बहुत कष्ट से मेरी शिक्षा पूरी की थी और मन लगा कर मैंने काम भी किया था। तो मैंने प्रश्न पूछा कि अभी पास तो हो गए हम, हो जाएंगे, मतलब सेंड ऑफ था वो, जी। तो इसके पश्चात हम क्या करें। ऐसे मैंने उस समय के प्रोफेसर को प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने बताया कि बस आप आर्टिस्ट हो गए, पेंटिंग करते रहो। मतलब वो तो करने वाला हूँ, हम्म। क्योंकि बचपन से इंटरेस्ट है, तो आगे भी करते रहूंगा। लेकिन एज अ आर्टिस्ट होकर भी जीवन के लिए सहारा कौन सा होगा। बिल्कुल। तब देखिए, कोई ट्रक ड्राइवर है, वो शायरी लिखता है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो बड़ा शायर है, लेकिन उसकी उपजीविका ट्रक ड्राइविंग में। मतलब सर, मतलब शायरी लिखने के लिए जिसका पन्ना पीछे का ब्लैंक है और हाथ में पेंसिल भी हो ना, तो वो शायरी करेगा। लेकिन हमें तो कोई कैनवास और कलर्स कैमल कंपनी जो मुफ्त नहीं देगी। आपके बिल्कुल। तो पिता। तब और एक स्टूडेंट ने, किसी ने पूछा, सर मुझे भी कुछ पूछना है। मेरे आंसर का आंसर मिला ही नहीं। हाँ और हाँ। सचमुच कि मैं बाद में फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, इसलिए कुछ समय तक मैंने फेलोशिप की जेजेस कला पार्ट में। तो उस ओके। समय 150 रुपये, 150 रुपये में आने जाना भी खत्म हो जाते थे। तो अ, मेरे प्रोफेसर ने कहा, जिस क्लास के ऊपर मैं एज ए फेलो था, कि जब भी कहीं नौकरी मिल जाए तो यहाँ मत रहो, जल्दी चले से जाओ। जल्दी जाओ। ऐसा ओके। तो मैं बहुत जगह नौकरी ढूंढता था। कमर्शियल आर्टिस्ट को तुरंत नौकरी मिलती थी, मिल लेकिन जाता फाइन है। आर्टिस्ट, हाँ नौकरी मिलेगी। हर कोई दूसरी व्यक्ति का नाम नहीं तो पता देता, आप इनसे जाकर मिलो, कुछ काम हो जाए। और ऐसा घूमता रहता था। मतलब यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन आया था कि मेरे एक दोस्त को मैंने पूछा भी कि यार, बैंक में नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे यार, ओके। क्या मजाक करते हो, इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, इतना अच्छा काम करते हो जाएगा कुछ, हो जाएगा कुछ बोलते थे। लेकिन पहली जो नौकरी मैंने की थी ओके। वो, मतलब उसके पश्चात मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिए टेम्पररी असिस्टेंट लेक्चरर भी ज्वाइन रहा। ओके। लेकिन पहली जो नौकरी, उसके पहले जो मैंने नौकरी की थी, वो नौकरी कटिंग पेस्टिंग आर्टिस्ट की थी, ओके। एक मैगजीन। हाँ, हाँ 9 महीने तक काम किया मैंने। और उस समय मेरी आंखें खुली कि जिस आर्ट स्कूल में मैं पढ़ा, वहां अप्लाइड आर्ट के बिल्डिंग में सिर्फ 3 बार कदम रखे थे 5 साल में, कि हाँ। मुझे हाँ। अप्लाइड में नहीं जाना है। तो मुझे लगा कि ये बात सही नहीं। आर्टिस्ट को सभी क्षेत्र के सभी अंगों का ज्ञान होना ज्ञान होना। आवश्यक है। बिल्कुल। ये जो ये अप्लाइड है और ये फाइन है, इसमें जो मैंने दीवार खड़ी की थी, वो दीवार नहीं होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, इधर उधर जाना ही चाहिए। जाने के लिए। अपने पैर पे ऊपर खड़ा करना, अपनी कोई जिम्मेदारी संभालना, यह एक पुरुषार्थ है। उसको हमेशा हर व्यक्ति ने ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इस प्रकार का विचार करते हुए मैंने कस्टिंग पेस्टिंग की नौकरी की। फिर जे स्कूल में असिस्टेंट लेक्चरर था। उसके पश्चात हॉकिंस प्रेशर कुकर जो था, जी। उसमें एक मैगजीन के लिए 4 साल, मतलब मैं 77 में डिप्लोमा हुआ। तो ओके। इधर उधर थोड़ी थोड़ी कुछ काम किए, सब कुछ किए, पोर्ट्रेट के काम आते थे तो वो भी करता था। लेकिन 1980 से लेकर 1984 तक एज अ इलस्ट्रेटर और विजुलाइजर, इस दृष्टि से मैंने ऑफिस प्रेशर कुकर में काम किया। उनका एक हाउस मैगजीन था, उसमें ओके। बहुत से इलस्ट्रेशन करता था।
तो ये जो मेरा सब अनुभव ऐसा रहा। लेकिन बार बार अपने में जो एक आर्टिस्ट है ना, वो अपना सर उठाता है, अरे क्या बिल्कुल। कर रहे हैं तू, ये तो काम बिल्कुल। तुम्हारा। इस प्रकार हो जाता था। 89 में शादी हुई, 89 में 80 में मुझे बेटी हुई, और 84 में मैंने सर्विस छोड़ी। पिताजी को बहुत लोगों ने बोला, यार इतने बड़े कंपनी में क्यों काम हो छोड़ रहा है, दो। क्यों छोड़ रहा है, और छोटी बच्ची भी है, फैमिली है। कभी 4 साल में कोई नौकरी छोड़ता है क्या? और फाइन आर्टिस्ट को तो नौकरी मिलती भी नहीं। लेकिन मैंने, कुछ भी करूंगा लेकिन मैं छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार 84 में मैंने पहले सीधा काम क्या किया होगा, तो हम्म। मैंने जहांगीर गैलरी में वन मैन शो, ओके। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने शुरू। और वन मैन शो करने के पश्चात, वो भी कौन से, सब मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के, और प्राइज मिले हुए पोर्ट्रेट का, पोर्ट्रेट। जो ओके। जो सिटिंग से पोर्ट्रेट करते हैं हम, हाँ हाँ। जो सिटिंग से जो हम स्केचिंग कर रहे हैं आउटडोर में, सब उसी का। मुझे मालूम था उसमें से एक भी बेचने वाला नहीं है, लेकिन ओके। मुझे देखना था, बताना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उस समय एक बात रियलाइज हुई एग्जीबिशन में, कि अब तक मैं पोर्टफोलियो काम के लिए लेकर घूमता था 10 जगह 20 जगह, लेकिन एग्जीबिशन में आपके काम के साथ आप महाराजा की तरफ बैठते हैं, और लोग देखने के लिए आते हैं। और बिल्कुल। जब आपका काम देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे क्या काम चाहिए। तो इस प्रकार काम भी मिलने लगा। 84 से लेकर अप टू डेट मैंने कभी कहीं सर्विस नहीं की, वाह। फुल फ्रीलांस काम करता। और बिल्कुल। जिस समय लगता था कि नहीं नहीं अभी कुछ भी काम नहीं है, तो फिर मैं और पत्नी निराश नहीं होते, हम घूमने के लिए चल जाते थे, और वाह। वहां बैठकर लैंडस्केप करते थे। क्योंकि कभी निराशा जो है ना, फिर वो खा लेती है आदमी को। उस बिल्कुल। पत्नी का बहुत मुझे अच्छा सपोर्ट मिला था। तो उस प्रकार आउटडोर में लैंडस्केप करना, और वो भी कैसे, पूरे मुंबई का लैंडस्केप किया, उसके पश्चात पूरे अंडमान आइलैंड पर जाकर लैंडस्केप किए, फिर लद्दाख जाकर लैंडस्केप किए, काठमांडू जाकर लैंडस्केप किए, और उसका एग्जीबिशन करता था। ओके। क्योंकि ऑन द स्पॉट लैंडस्केप करने की मुझे बहुत रुचि थी। आज भी किसी भी आर्ट स्कूल में लैंडस्केप कैसे करना वो सिखाया नहीं जाता है। वाकई। किसी भी दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप करने का सिखाया, उसके बुक्स मिलते हैं, लेकिन कहीं वो सिलेबस लाइव का नहीं सब, बताते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने आप डेवलप होते हैं। तो इस नहीं, दृष्टि आप से, जिस जिस बात को बोल रहे हैं ना, मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो एक चीज होता है ना अंदर, जब हम जॉब पे होते हैं, मुझे इसलिए, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था तो मेरे से काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो अंदर से है ना एक एक वो होता था कि मैं इस चीज के लिए घर छोड़ा और मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कुलबुलाहट हमेशा होती थी। तो मैं ऐसा डिसाइड किया कि जब ऑफिस से घर आओ, आधे घंटे जाके कमरे में घुस जाओ और घर पे बोल दो कि आधा घंटा मैं ट्रेन में लेट आया, ये समझना। तो वो चीज जब तक अंदर से नहीं होता है तब तक नहीं होता। मैं इसलिए आपकी बात को बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ सर। और दूसरा कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि लैंडस्केप वाली बात, तो ये वाकई कोई कॉलेजेस में ऐसे हमने दोनों जगह पढ़ा, कोई ऐसे बताता नहीं है कि कैसे लाइव ड्राइंग करते हैं व लैंडस्केप करते हैं। और दूसरा आपका एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं सोच रहा था उसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो आप उन कामों के साथ भी बातचीत को आगे लेकर जाएंगे, है ना? जी जी जी। ये वो पोर्ट्रेट जी, सीरीज है ना जिसके ऊपर आप बोल रहे थे? हाँ, मतलब ये बाद वाला पोर्ट्रेट है, लेकिन ये ओके। भी मैंने 89 में किया था। हाँ हाँ। ये मेरे गाड़गे मित्र है, ये भी फाइन आर्टिस्ट थे, और ओके। मेरे साथ ही 5 साल एक साथ पढ़े हम। हाँ हाँ। उनका भी मैंने बहुत पोर्ट्रेट किए, उनके पेंसिल में किए, पेस्टल में किए, वाटर कलर भी किए, ऐसे अलग अलग माध्यम में किए। ये मुझे लगता है यहाँ 2019 में किया है ये, ओके। 2019 में। और ये खंडेराव सर है, हाँ गुलबर्गा हाँ। के, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट पेंटर है। तो पुणे में एक फंक्शन में आए थे वो, तो हाँ मैंने हाँ। उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठेंगे क्या? तो एक्रेलिक में ये उनका पोर्ट्रेट किया था। पर ये इसका जो इफेक्ट है एकदम ऑयल सा फीलिंग आ रहा है सर। हाँ, मैं एक्रेलिक ऐसे टेक्निक से करता हूँ, क्योंकि कुछ साल के बाद मुझे भी याद नहीं रहता मैंने एक्रेलिक में किया कि oil। ओके। तो टेक्निक वैसे हम करते हैं वैसे। हाँ हाँ।
ये ये माली सर है। ओके। माली सर जो शतायुषी चित्रकार अपने में हुए हैं, उनमें हम्म। इनकी भी ये आप आर्ट सोसाइटी ऑफ पुराने बहुत अच्छे चित्रकार रहे, और आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे आधार स्तंभ रहे। ओके। तो उनको गिफ्ट देने के लिए उनका सिटिंग में, ये उस समय उनकी आयु 97 थी। हाँ हाँ। पोर्ट्रेट के लिए जब बैठे, तब उन्होंने बताया कि कामत जी, मेरे एक रिंकल्स जो है ना, वो 97 एज के, वो ज्यादा मत दिखाइए। ओके। तो मैंने बोला कि आपको दुखी तो नहीं करूंगा, जरूर। तो वो उनको बहुत पसंद आया सर, एक जिन एक बात मेरे मन कलेक्टर। में आ रही है। जो ये सर लोग थे, इनके काम के ऊपर भी हम डॉक्यूमेंटेशन अगर करना चाहें तो कैसे संभव है? हो सकता है, लेकिन इसके लिए इस विषय में जिन्होंने रुचि की रखी है, किया है, या उनके उनसे पास आप, काम हो, किसी ने नहीं वो नहीं, करके रखे हो? वैसे आप सुहास बहुलकर से जो उससे संपर्क करेंगे, तो ओके। आपको बहुत जानकारी ऐसे कलाकारों के बारे में मिल जाएगी। सर से तो हो उनको, गई थी बात, बावलकर हाँ सर हाँ, से। हाँ हाँ, तो उनके पास बहुत ऐसा ओके। जानकारी है। और आर्ट सोसाइटी के पास भी थोड़ी बार जानकारी। ये ओके। मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट, छोटा सा ये भी एक्रेलिक में। एक्रेलिक ही है ना? जी जी, ओके। 2015 में किया। सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत किए हैं, ये रमराज हाँ। इतने नहीं किए हैं, लेकिन तो भी किए हैं। ओके। ये भी हमारे मित्र है, ये सॉफ्ट पेस्टल है। ये सॉफ्ट पेस्टल के पीछे जो टिंटेड पेपर है ना, हाँ। ये मेरे भाई ने बनाया हुआ सैंड टिंटेड पेपर है। ओके। तो ये अपने यहाँ हैंडमेड सैंड, बनाया हुआ पेपर है? हाँ बनाया हुआ। ओके। वो प्रिंटिंग के क्षेत्र में है मेरे भाई। हाँ हाँ। तो मैं जब अमेरिका गया था, तो वहां से मैंने वो सैंड टेक्सचर टिंटेड पेपर लाए थे, जो पेस्टल के लिए बहुत अच्छे काम में थे। तो उन्होंने देखा, रही है हम भी बना सकते हैं। तो ओके। उस समय एक पेपर मुझे 500 रुपए में पड़ता था, लेकिन आज ये 80 रुपए तक, 65 to 80 रुपए तक एक पेपर आता है, सेम वाह। टेक्सचर, और ये बहुत अच्छी तरह से काम होता है। अभी कल परसों भी मैंने यूज किया। और इतना ही नहीं, इनको हम ऐसा ही कोटिंग करते हैं कि आप ऑयल में भी काम कर सकते हैं, हाँ एक्रेलिक हाँ। में कर सकते हैं, चारकोल में कर सकते हैं, और चाहे जैसा टोन बनाकर ऐसे पेपर बना सकते हैं। ओके। इसमें ऑयल पेस्टल के ऊपर भी काम होता है। तो पर इस ये, दृष्टि से बहुत जब अच्छा पेपर अगर है। आप एक झलक बहुत में लोग नहीं बोले, मानते हैं। आप अगर एक हाँ झलक में नहीं बोले तो ये तो ऐसा ऑयल का ही फीलिंग देता है कि ऑयल कलर हाँ, से किया हुआ काम। जी। ये मैंने स्केच किया था प्रोफेसर मुरुगम जोशी, जो अभी कुछ दिन पहले गुजर उनका गए। देहांत हुआ। हमारे डिप्लोमा में ये सर थे, और बहुत बढ़िया सर थे। वो पोर्ट्रेट में माहिर थे, उनकी जो क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने की पद्धति थी वो भी। लेकिन स्टूडेंट के साथ बर्ताव करना, स्टूडेंट को नई नई चीजें बताना, और स्टूडेंट का काम देखकर उसको प्रोत्साहित करना, ये उनकी बहुत खासियत थी। संस्कृत के बड़े विद्वान थे, बहुत से ग्रंथों का उन्होंने अभ्यास किया था, बड़े बड़े म्यूरल भी किए थे। ओके। वहाँ के आर्ट स्कूल के वो 5 साल प्रिंसिपल भी रहे, तो ऐसे। और अमेरिका में भी कुछ साल उनका वास्तव्य रहा। वहाँ एक मंदिर के लिए बहुत सुंदर उन्होंने पेंटिंग्स भी की। तो हम्म। एक तो बहुआयामी व्यक्तिमत्व था। और हमें डिप्लोमा में थे, लास्ट ईयर में हमको ये टीचर थे, तो कभी सिर्फ काम के लिए क्लास में हम काम कर रहे हैं ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जब मॉडल रेस्ट में जाता था ना, तो वो तभी। स्टूडेंट्स को टेबल के पास बुलाते थे, और कुछ ना कुछ नई बात बताते थे, ओके। कुछ ना कुछ नई बात बताते थे। उसमें उनका स्वभाव बहुत बढ़िया था। वाह। अच्छा, दूसरा एक एक प्रश्न मेरे मन में आया, ये इमेज देख के, कि जैसे अभी के टाइम पे तो स्केचिंग नाम, जैसे अभी के टाइम पे एक चीज होता है ना कि हम्म। स्केचिंग में उतना जोर नहीं देते हैं। पहले के सर लोग तो हाँ, ऐसे बोलते थे कि 50-100 स्केच किए बिना तुम क्लास में मत आना। तो ये चीज आप लोगों हाँ, के साथ भी थी, या आप लोग तो शुरू से ही? कम 10 स्केचेस होना आवश्यक था। ओके। और क्या है, जो सबमिशन के लिए काम करते हैं ना, तो किसी से स्केच उधार भी लेकर सबमिट कर देते थे।
बिल्कुल। क्षेत्र ही ऐसा है कि सिलेबस पूरा करके हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। बिल्कुल। सिलेबस है वो एक ढांचा है कि इस प्रकार से काम करना है, लेकिन बहुत काम करना आवश्यक रहता था। उस प्रकार जो बहुत काम करते हैं उनका ही जी। अच्छा रिजल्ट आता है। तो स्केचिंग तो आज भी मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल। स्केचिंग करने में मेरा डेली कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके अलावा आज भी आउटडोर जाता हूँ तो लैंडस्केप करता हूँ, और कहीं गया तो मैं पोर्ट्रेट करता हूँ। और कभी कभी बच्चों के साथ रहता हूँ, स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, उनके साथ भी कुछ मैं काम करके दिखाता हूँ। ये आप आप अब बुरा मत मानिए, लेकिन अपने आज के कला क्षेत्र में जी। स्केचिंग करना मतलब जब स्टूडेंट करना, लैंडस्केप करना जब हम स्टूडेंट होते हैं वैसे ही करना। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हम्म। मैं उदाहरण बताना बिल्कुल चाहता हूँ। ये इसका कारण ये ऐसा है जी। कि उत्तर भारत से कोई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट आए थे, किसी ने बताया था उनको मुंबई में शो करना है तो आप कामत से मिलिए। ओके। तो वो आए मेरे घर, मेरे साथ वो कैसा एग्जीबिशन करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कुछ बातें की। लेकिन दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स है, वहां मुंह मोड़ कर भी देखा नहीं। ओ। बाद में चाय पिया, नाश्ता करके वो बाहर निकले तो शूज की नाड़ा बांध रहे थे। उस हाँ। समय देखा कि वो जहां बैठे थे वहां कुछ लैंडस्केप ऐसे खड़े करके रखे थे जो फ्रेम करके आए थे। ओके। तो उसकी तरफ देखा और उन्होंने बोला, ओह, ये आपके स्टूडेंट के वर्क है क्या? तो मैंने बोला क्यों? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट की क्यों बोलते आप? नहीं नहीं, लैंडस्केप है ना इसीलिए। मतलब लैंडस्केप करना, पोर्ट्रेट करना ये आर्टिस्ट का काम नहीं है, स्टूडेंट का है। ऐसी मति जिनकी है, ऐसी विचार करने की जैसी पद्धति है, जी। वो क्या देंगे समाज को? बिल्कुल। मतलब लैंडस्केप करना, स्केचिंग करना, पोर्ट्रेट करना ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, स्टडी के लिए है। उसमें आगे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता है क्या? ये गलत धारा ऐसे मस्तिष्क में अपने भारतीय कला क्षेत्र में बैठी है कि निकालना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये एक उदाहरण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने इंटरव्यू में समय की मर्यादा है। बिल्कुल। ऐसे न जाने कितने अनुभव आए हैं, तो बहुत वेदना होती है। बिल्कुल। ये इमेज आपके पीछे लगी हुई है ना? जी जी जी, यही पोर्ट्रेट है कि 2006 में पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका का ग्रैंड प्राइज मिला था वाह। इस पोर्ट्रेट को। मेरे पत्नी का यहीं बैठा कर मैंने पोर्ट्रेट किया था। और कुछ आज 2 अढ़ाई घंटा, कल 2 अढ़ाई घंटा, 2 दिन में ये काम पूरा किया था। साइज ओके। इज अबाउट 2.5 फीट बाय 3 फीट ऐसी मैं साइज अभी है देख रहा इसकी। था ऐसे, जैसे वो हाथ का शेडो फेस पे पड़ा है ना, वो बहुत ही एक अलग जी जी मेरे ख्याल से वही जगह वो ज्यादा ये हो रहा है कि वो एक शेडो जो पड़ रहा है ना, ऐसे हाँ उंगली हाँ। मुड़ी हुई उंगली के अंदर। और बहुत ही इसके खूबसूरत है। बहुत पोर्ट्रेट किया और बहुत इसके पोर्ट्रेट को प्राइज मिले हैं। और ज्यादातर पोर्ट्रेट मैंने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के किए हैं। ओके। तो बेटी की भी बहुत पोर्ट्रेट्स किए थे। इसे अवेलेबल मॉडल है, घर में किसी को भी तुरंत बैठने के लिए बोल सकते हैं। हाँ ये हाँ। बाबा योगेंद्र जी संस्कार भारती के फाउंडर मेंबर थे, हमारे संघ के प्रचारक भी थे। उनका मैंने ये ललित कला एकेडमी में दिल्ली के ओके। रविंद्र भवन सामने सिटिंग देकर एक्रेलिक में किया था। ये सर, बहुत बड़ा, सौभाग्य से एक बार इनसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में। उस समय मुझे बहुत नहीं पता था ये कौन है। ऋषि थे। हम बिल्कुल। ऋषि, हम क्या कहते हैं कि ऋषि मुनि हमने सिर्फ पुराणों में पढ़े हैं, लेकिन आज के दिन में भी ऐसे व्यक्तिमत्व के साथ रहने का, उनके साथ संपर्क करने का, उनके साथ रहन सहन अपनी बिल्कुल। करना भाग्य मेरा है, बहुत बड़ी बात है। और इनसे कभी भी मिलेंगे तो वो पहले शुरुआत करते थे कि एक आनंद की बात बताता हूँ। तो किस आर्टिस्ट से मिले हैं, किस लोक कला का उन्होंने अनुभव किया, ऐसे कभी हुआ नहीं। हम्म। अप टू 99 उनका एज रहा, सिर्फ 100 पूरा करने में कुछ महीने बाकी थे, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन जब भी मिले तो कुछ ना कुछ नई बात उन्होंने बताई है। पूरे भारत भर घूमते थे,
पूरे भारत भर के अनेक कलाकारों से उन्होंने संपर्क किया था। उनके लिए कोई लेफ्ट और राइट नहीं था। ओके। वो बोलते थे कि कलाकार को सम्मान देना चाहिए और कलाकार को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, ये बात उनकी रहती थी। और उसकी जो साधना है, उसकी जो तपस्या है, और मेमोरी इतनी पावरफुल थी कि फलाने फलाने दिन इस आर्टिस्ट से हम मिले, उनका ये काम देखा, उनकी पत्नी ऐसे ये काम, मतलब पूरे परिवार की जानकारी उनको रहती थी। याद पूरे रहता था सब। और हाँ, और जब कभी बैठक होती थी तो बैठक में हमेशा ज्यादातर हम कहते हैं कि चलो अपना अपना खुद को परिचय करो। जब बाबा जी बैठक में रहते तो वो खुद हर एक की उनकी खासियत के साथ, मेरे मेरे के साथ सबके नामों को लेकर उनकी प्रेजेंट कंडीशन में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है या कहाँ घूम के आए, वो ओके। सब बातें, ये वाह। उनकी खासियत थी कि वो परिचय करवा देते थे। ओके। बहुत ही अद्भुत। अभी ये 97 एज में इतने बैठे हो उस हम्म। समय। ये पत्नी का मैंने पहला पोर्ट्रेट किया था 82 में। 79 में शादी हुई तो 82 में मैंने ये पोर्ट्रेट किया था। फिर उसी साल बॉम्बे सोसाइटी का गोल्ड मेडल इसे मिला था। ओके, तो ये ये यही ऑयल काम है। पे। हाँ। ओके। फिर राष्ट्रपति भवन के लिए मैंने पोर्ट्रेट किया था, ये फोटो से किया हम्म। मैं, राम जी का। तो उनका पोर्ट्रेट, राष्ट्रपति भवन के लिए दो तीन पोर्ट्रेट मैंने किए हैं। जैल सिंह का किया है, प्रतिभा ओके। टाइप का, फिर प्रणब दा का भी किया है, ऐसे हाँ पोर्ट्रेट। हाँ। आचार्य शंकर का 12वें साल का या 11वें साल का पेंटिंग है। मतलब उस उम्र में नर्मदा तीर में ओंकारेश्वर में उन्होंने गोविंद पादाचार्य से शिष्यत्व स्वीकार किया, दीक्षित हुए वहां। अद्वैत विचारधारा की अ, शिक्षा उन्होंने उनसे ली। तो वो जब दिग्विजय को उस उम्र में निकले, हम्म। उस समय का ये पेंटिंग मैंने किया था। और 2018 में या 17 में पेंटिंग किया। फिर भगवान रामपुरे ने इसी को रेफरेंस लेते हुए मूर्ति चाइना में। बनाई। ओके। वो 108 फुट की होकर आई है। अभी उसका इरेक्शन चालू है ये ओमकारेश्वर। अभी जो म्यूजियम बन रहा है वो उसी में। हाँ, उसी। में हम ओके। सभी काम करते हैं। हाँ इसकी हाँ। मूर्ति जो बनी, छोटी मॉडल, जो पहला मॉडल जो बना, ओके। बड़ी मूर्ति, वो मेरे घर में ही बना, यही बना। ओके। वाह। क्योंकि सर से अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने उनको मैसेज किया, तो वो बोले मैं आ गया हूँ, हम करते हैं एक बात। क्योंकि मैं ऐसे है ना, मैं ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ से कैसे किन से बात किया जा सकता है। तो अभी बस वो प्रोसेस में है। ये फोटो वाह। से मैंने बाबा बापा इनका किया था मैंने। मैंने कल ही इनकी तस्वीर देखी वहाँ स्वामी नारायण। हाँ, बीएपी स्वामीनारायण संप्रदाय जो है, जी। ये प्रमुख स्वामी जी का मैंने पोर्ट्रेट। ये वाटर कलर में, वाटर और पोस्टर टाइप। ओके। पर ये फेस देख के सर वो फील बिल्कुल नहीं आता। वो ड्रेस से ऐसा फील हो रहा है वाटर कलर, बाकी फेस से तो वो हाँ, ऑयल के ही काम दिखते हैं। सही लगा।